गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हमने सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन में हमारे पास टोटल चैप्टर कितने हैं स्टूडेंट? टोटल 7 चैप्टर हैं। 7 में से हमने आपको 5 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ा दिए हैं, है ना। और अब जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ये हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है। क्या है बच्चों? चैप्टर नंबर 6 है, जो कि हमारे पढ़ाने के सीक्वेंस में 6 है और बुक में ये चैप्टर नंबर 5 में आपको दिया है। आशा करते हैं कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। बात करते हैं बच्चों, हमारा जो ये चैप्टर है ये है बच्चों सीएनसी मशीन में क्या प्रॉब्लम होती हैं उनके बारे में बताएगा। मतलब हम बात करें तो ये चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम इन सीएनसी मशीन। क्या है बच्चों? प्रॉब्लम इन सीएनसी मशीन। ठीक है, आपको बात समझ में आई? प्रॉब्लम इन सीएनसी मशीन। बच्चों आपको पता है कि जो सीएनसी मशीन है हमारी वो कैसे है बच्चों? उसमें हमारे पास जो है मैकेनिकल कंपोनेंट भी यूज हुए हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी यूज हुए हैं, न्यूमेटिक्स कंपोनेंट भी यूज हुए हैं और साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का उपयोग किया गया है किसी भी सीएनसी मशीन को बनाने में। साथ ही साथ कुछ सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर से रिलेटेड भी हमारे पास इक्विपमेंट उपयोग हुए हैं इस सीएनसी मशीन को पूरी तरह से बनाने में। बच्चों हम बात करें कि किसी भी सीएनसी मशीन में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं इनके बारे में। बच्चों जो किसी भी सीएनसी मशीन में जो समस्या आ सकती है, जैसे कि हमारा कोई भी पार्ट किस प्रकार से काम नहीं कर रहा है। जैसे अगर हमारे पास गियर शाफ्ट के कोई सिस्टम लगा है वो प्रॉपर काम ना करे, हमारे पास जो स्पिंडल लगा है वो खराब हो जाए, है ना, या ऑटोमेटिक टूल चेंजर काम ना करे, है ना। तो इस प्रकार हमारे पास क्या होती हैं बच्चों? कुछ समस्याएं देखी जाती हैं। ये समस्याएं क्यों हुई और इनका निवारण कैसे हो सकता है तथा इन समस्याओं को कैसे पहचाना जा सकता है, इस चैप्टर में हमें ये चीज़ पढ़ना है। बच्चों हम बात करें जैसा कि हम अभी तक आपको पढ़ा रहे थे कि सीएनसी मशीन में क्या क्या चीज़ होती है। बात करें बच्चों, हम आपको बताएं कि हमारा कोई भी सिस्टम किससे बना है, सीएनसी मशीन कैसे बनी है। हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं, मैकेनिकल कंपोनेंट हैं एंड न्यूमेटिक्स कंपोनेंट हैं। तो बच्चों हम देखेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसमें किस प्रकार की समस्या आती है। सबसे पहली जो समस्या आती है सीएनसी मशीन में देखी गई है, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के कारण आती है। पहला है बच्चों स्विचिंग डिवाइस। ये जो स्विच डिवाइस हम उपयोग करते हैं उनका ऑन ऑफ हो जाना, अपने आप ऑन ऑफ हो जाने के कारण क्या होती है बच्चों? कई सारी समस्याएं आती हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास हम सीएनसी मशीन में डायोड, थ्राइस्टर और ट्रांजिस्टर इन सभी का उपयोग करते हैं। डायोड क्या है बच्चों? एक अनकंट्रोल्ड डिवाइस है, मतलब इस पर कंट्रोलिंग करना आसान नहीं होता है। जैसे कि अगर हम मान के चलिए अगर हमारा कोई फंक्शन ऑन ऑफ का है ना, तो ये डायोड क्या करता है? ऑटोमेटिक ऑन ऑफ को दिखाता है। ठीक है। थ्राइस्टर और ट्रांजिस्टर क्या है बच्चों? सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस हैं, मतलब इन पे जो है कंट्रोलिंग करना उतना आसान नहीं हो पाता। बच्चों हमारे सीएनसी मशीन में कुछ शब्द यूज होते हैं, जैसे कि आपको देगा कि पेपर में सीएनसी मशीन में कि जैसे आपको ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनाएगा बच्चों यहाँ से कि क्या कहते हैं, जैसे कि सीएनसी मशीन में आपको लिख देगा इस CR OR इन सब का मतलब लिख देगा। CR मतलब जो है बच्चों कंट्रोल रिले होता है। CR मतलब कंट्रोल रिले। OL का मतलब होता है ओवरलोड, मशीन अगर हमारी ओवरलोड कंडीशन में है तो OL दिखाना है। अब हम बात करें PRSD का मतलब होता है बच्चों प्रॉक्सिमेट स्विच। क्या होता है? प्रॉक्सिमेट स्विच। LS का मतलब होता है लिमिट स्विच। PB का मतलब होता है पुश बटन और PS का मतलब होता है प्रेशर स्विच। आपसे ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा PS सीएनसी मशीन में अगर PS है तो PS का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रेशर स्विच के बारे में। इतनी बात समझ में आई? बच्चों हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है इनपुट एलिमेंट, एक होता है आउटपुट एलिमेंट, एक होता है ओवर लोड रिले और सोलेनाइड, इन सब का उपयोग किया जाता है। इनपुट एलिमेंट्स में आपको एलिमेंट का नाम दे देगा सीएनसी मशीन में, कहेगा ये एलिमेंट हमारा इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, कैसा है आपको पहचानना है।
बात करें बच्चों, जो सीएनसी मशीन में हम इनपुट के तौर पर यूज करते हैं वो होता है बच्चों, पहला होता है फ्लो स्विच, दूसरा होता है पुश बटन, थर्ड होता है रिले कॉन्टैक्ट, चौथा होता है फोटो ट्रांजिस्टर होता है। अगला हम बात करें बच्चों, सेलेक्टर स्विच होती है और लिमिट स्विच होती है। इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं। आपसे पूछ सकता है कि सीएनसी मशीन के का ये जो पार्ट है वो कैसा हिस्सा है, इलेक्ट्रिकल के इनपुट का हिस्सा है। अब हम बात करें कि बच्चों अगर हम बात करना चाहें कि आउटपुट एलिमेंट में, तो आउटपुट एलिमेंट में क्या होता है बच्चों, लुब्रिकेशन होता है, लुब्रिकेशन मोटर और इंडिकेटर प्रोटेक्शन, ये सब क्या होते हैं बच्चों, हमारे प्रोटेक्शन में उपयोग होते हैं। अब हम बात करें बच्चों सोलेनाइड क्या होता है, यह हमारे मशीन में कूलिंग है, कूलिंग को बताने के लिए उपयोग होता है, ठीक है। और ड्राइव सिस्टम क्या है बच्चों, जैसे ड्राइव सिस्टम का मतलब जैसे है कि बच्चों कि देखो ये ड्राइव सिस्टम एसी और डीसी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, है ना। और इनका उपयोग क्या होता है बच्चों, सीएनसी मशीन के स्पिंडल को रोटेशन में वो बताना होता है, इतना काम होता है। हम बात करें बच्चों, जो हमारे पास मैकेनिकल कंपोनेंट होता है इनके कारण क्या क्या समस्याएं आती हैं। देखो मैकेनिकल कंपोनेंट में होता है बेड, अगर हमारा कोई मशीन है वो बेड उसके लिए इंस्टॉल किया जाएगा, बेड बनाया जाएगा, बेड के ऊपर क्या होगी, टेबल होगी। अगर बेड हमारा प्रॉपर नहीं होगा तो टेबल में डिफॉर्मेशन की समस्या आएगी। दूसरा होता है हेड स्टोक और टेल स्टोक। हेड स्टोक का मतलब और टेल स्टोक में ये होता है कि जब हमारा जॉब स्पिंडल पर रोटेट करेगा और हम हेड स्टोक और टेल स्टोक को आपस में ले आएंगे तो वहाँ पर थ्रस्ट के कारण दोनों में से किसी के एक टूटने की समस्या हो सकती है। अगला होता है बच्चों स्लाइड मार्ग। स्लाइड मार्ग क्या है कि जैसे स्लाइड मार्ग पर अगर कोई भी चीज़ें हम प्रॉपर नहीं करते हैं या कोई भी प्रॉपर अगर लुब्रिकेशन नहीं है तो स्लाइड मार्ग में वियर और टीयर की कंडीशन आ सकती है, जिससे हमारा जॉब और टूल के टूटने की संभावना हो सकती है। अगला बात करें बच्चों मैकेनिकल स्विच की। मैकेनिकल स्विच का मतलब ये है कि जैसे हमारे टूल की एंडिंग पोजीशन या हमें कोई ऑपरेशन किसी जॉब में किस पॉइंट तक करना है इसको दिखाना होता है, ठीक है। अगर इन मैकेनिकल स्विच प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेगा तो टूल हमारा क्या होगा, मशीनिंग हमारी समय से ज़्यादा या आवश्यकता से अधिक कर सकता है। अगला होता है बच्चों होस्ट पार्ट। होस्ट पार्ट क्या होता है बच्चों, किसी भी मैकेनिकल कंपोनेंट में क्या है, लिंकों से मशीन बनती है, अगर लिंक ही आपस में अचानक ब्रेक कर जाएं तो उनके कारण जो असफलता आती है उसे होस्ट पार्ट कहा जाता है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अब हम बात करते हैं बच्चों कि न्यूमेटिक के कारण हमारी क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। न्यूमेटिक का मतलब होता है वायवीय तरीके से हम हाइड्रोलिक मशीन पर ऑपरेट करना। न्यूमेटिक अगर जो है बच्चों, अगर न्यूमेटिक हमारे जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर अगर हम प्रॉपर मान लीजिए सिलेंडर काफ़ी दिनों तक यूज करते रहें तो सिलेंडर के हवा का ज़्यादा उपयोग होने के कारण सिलेंडर की जो इनर वॉल यानी आंतरिक दीवार होती है उसमें फ्रिक्शन के कारण क्या हो सकता है बच्चों, डिफॉर्मेशन हो सकता है, ये भी एक समस्या है। अगर हमारा पिस्टन की दीवार पर डिफॉर्मेशन बन जाएगा तो पिस्टन और पिस्टन रिंग की समस्या आ जाएगी, पिस्टन रिंग और पिस्टन क्या हो जाएगा, आसानी से खराब हो जाएंगे। वॉल्व की समस्या देखें तो जब एयर हमारी वॉल्व दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बच्चों इनलेट वॉल्व, एक होता है आउटलेट वॉल्व। इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व का उपयोग ज़्यादा करते रहने से होगा क्या कि इनलेट वॉल्व में बच्चों झटका लग जाएगा और जंग लगने की संभावना से हमारे मशीन में समस्या आ सकती है। तो यहाँ तक हमने अभी बात की। अब हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के कारण क्या क्या समस्याएं हमारे सीएनसी मशीन में आ सकती हैं। जैसे बच्चों डिस्प्ले स्क्रीन, जो डिस्प्ले स्क्रीन है आपने देखा होगा कि सभी के घरों में एलईडी या टीवी होती हैं, तो इस पर जो लगी हुई स्क्रीन होती है कभी कभी क्या होती है बच्चों, ब्लर करती है। मतलब स्क्रीन का खराब हो जाना, स्क्रीन के खराब हो जाने के कारण आउटपुट की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हमारी जो डिस्प्ले है उसको हमें क्या करना चाहिए बच्चों, प्रॉपर चेक करते रहना चाहिए। दूसरा है संपर्क लाइन समस्या, मतलब जो सिग्नल हमने दिया और आउटपुट पर वो सिग्नल जो सिग्नल हमने मशीन को दिया वो मशीन का कंट्रोल यूनिट उस मशीन टूल को वो सिग्नल पहुंचा पाया कि नहीं, इसके कारण भी समस्या आती है। अगर हमारी संपर्क लाइन प्रॉपर सही नहीं होगी तो हमारा क्या होगा, एमसीयू से मशीन टूल तक प्रॉपर हमारे कमांड नहीं जा सकते। अब हम बात करते हैं बच्चों कन्वर्टर की। कन्वर्टर होता क्या है, आपको हमने कोडर डिकोडर इन सब में बताया था कि हमारे पास जो सिग्नल होते हैं
वो एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग हमें बनाने होते हैं सिग्नल। अगर हमारा कन्वर्टर पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा तो जो सिग्नल हम मशीन को देना चाहते हैं, अगर हम मान लीजिए एनालॉग सिग्नल से उसे हम डिजिटल सिग्नल में प्रोवाइड करना चाहें तो हमारे सिग्नल प्रॉपर कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, जिससे क्या होगी, मशीन में समस्या आ सकती है। बात करें बच्चों कंट्रोल पैनल की, तो कंट्रोल पैनल आपको पता है कि किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कंट्रोल पैनल होते हैं जिसमें बहुत सारी बटनों का उपयोग होता है। अगर हमारे कंट्रोल पैनल की कोई भी बटन प्रॉपर काम ना करे तो इसके कारण भी क्या हो सकती है बच्चों, समस्या आ सकती है। अगली हम बात करते हैं फीडबैक की। तो फीडबैक क्या होता है बच्चों, कि जैसे आपको हमने बताया था ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, अगर हम इनपुट पर कोई भी अमाउंट देते जा रहे हैं, आउटपुट में वर्क हो रहा है, लेकिन आउटपुट में वर्क अच्छा हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है या प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, अगर हमारा प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम इसकी क्या कहते हैं, फीडबैक में हम दिखाते हैं। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। हम बात करते हैं बच्चों अगले की। तो अगला हमारा क्या है बच्चों, हमारे पास जो समस्या हैं उनको पहचानने का तरीका। समस्या पहचानने का बच्चों दो तरीका हो सकता है। समस्या पहचानने का एक सामान्य तरीका ये है बच्चों कि उस पर विजुलाइजेशन किया जाए, दृश्य निरीक्षण किया जाए। दूसरा है बच्चों ऑसिलोस्कोप का उपयोग करना। जो ये ऑसिलोस्कोप होता है बच्चों, इसके उपयोग से भी हम किसी भी सीएनसी मशीन में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं इनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों लॉजिक प्रोब की। लॉजिक प्रोब का उपयोग जो भी हमारे पास कंट्रोल सिस्टम में या कंट्रोल पैनल में उपयोग लॉजिक सर्किट हैं उनको पहचान कर हम समस्या को बता सकते हैं। अगला होता है बच्चों धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक मतलब ये है कि कितनी अमाउंट की करंट फ्लो करनी चाहिए किसी सीएनसी मशीन को चलाने के लिए, धारा नियंत्रक में ये बताता है। अब हम बात करें बच्चों कि लॉजिक पल्सर। लॉजिक पल्सर मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पल्स जनरेट हो रहे हैं वो पल्स जो है किसी भी मशीन में कि दिए गए ऑपरेशन को कमांड करने के लिए उचित है कि नहीं, इनके बारे में बताता है। तो ये बच्चे हमारे सामान्य समस्या थी, इनको देखना है ना। अब जो सीएनसी मशीन पर जो समस्याएं आ रही हैं उनको पहचान कर किस तरह निवारण किया जा सकता है उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। बच्चों हम बात करें समान समय पर जो मशीन की समस्या आ रही है उनको कैसे पहचानना। सीधे ऑब्जर्वेशन करना, मतलब सीएनसी मशीन कोई वर्क कर रही है उसको ऑब्जर्वेशन करते रहिए कि क्या सीएनसी मशीन में प्रॉब्लम आ सकती है या क्या प्रॉब्लम आएगी, उसके हिसाब से हमें क्या करना बच्चों, निवारण करना। दूसरी बात करें बच्चों अगर हम, तो किसी भी सीएनसी सिस्टम में जो हार्डवेयर लगे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर लगे हैं या जो भी हमारे पास सेफ्टी अलार्म लगे हुए हैं उनको समय समय पर क्या करना बच्चों, चेक करते रहना। इससे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, सीएनसी मशीन में आने वाली समस्याओं को दूर कर सकते हैं। हम बात करते हैं अपने थर्ड वन की। तो एक होता है बच्चों हैमरिंग वे। हैमरिंग तरीके से किसी भी सीएनसी मशीन में जो है ब्रेकडाउन को पता लगाना, और उस ब्रेकडाउन कब होगा कब नहीं होगा इसको पता लगाकर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अपनी सीएनसी मशीन की समस्याओं को कम कर सकते हैं। दूसरा है कि जो मशीन के साथ गाइडलाइन दी गई हैं, है ना, उस गाइडलाइन के साथ वर्क करते हुए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगला होता है मापन तरीका, मतलब हमारे पास जो मेजरिंग पैरामीटर्स, जो भी हमारे पास मापने के तरीके दिए हुए हैं उस तरीके से अगर हम मेजरिंग करें या उस तरीके से हम वर्क करें तो हमारा क्या हो सकता है, बड़े आसानी से हम समस्या को समाप्त कर सकते हैं। एक होता है सिग्नल चेक करके हम समस्या को दूर कर सकते हैं। प्रोग्राम में बार बार हम जो है प्रोग्राम को चेक करें और प्रोग्राम को चेक करके हम क्या कर सकते हैं बच्चों, समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगला है टूल लाइफ को हमेशा चेक करते रहना। जो टूल है, कोई सा टूल कितने समय के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, और कोई जैसे किसी भी टूल की समय अवधि मान के चलिए अगर थोड़ी देर के लिए हमारे पास 120 दिन की है तो 120 दिन के बाद उस टूल को क्या होना चाहिए, परिवर्तन कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। अन्यथा इससे क्या हो जाएगा, टूल ब्रेक हो जाएगा और टूल मशीन में क्या हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। समय समय पर मेंटेनेंस करके भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, मशीन में समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो हम बात करें बच्चों, तो हमने अभी तक देखा सीएनसी मशीन में क्या क्या ऑन टाइम हमें जब मशीन चला रहे हैं तो हमें क्या क्या समस्याएं आएंगी और इसका निवारण हम कैसे करेंगे। हम बात करते हैं बच्चों कि एक टूल को या सेल्फ स्वतः निर्धारण का एक तरीका होता है ना, कि कोई भी ऑपरेटर
किन तरीकों से क्या है समस्याओं को मशीन में निर्धारण करके उसे सॉल्व कर सकता है। पहला आपका तरीका है प्रोग्रामिंग टेस्टिंग टूल। जो भी हमारे पास प्रोग्राम यूज हम कर रहे हैं वो प्रोग्राम को चेक करके हम मशीन में या टूल में होने वाले ब्रेक को क्या कर सकते हैं बच्चों, रोक सकते हैं। दूसरा है कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक सिस्टम है, इलेक्ट्रिक का जो भी सिस्टम है, जैसे लगभग 20% वोल्ट 20% फॉल्ट अगर सीएनसी मशीन में जाएगा वोल्टेज का, तो मशीन क्या हो जाएगी हमारी, ब्रेक हो जाएगी। तो इस मशीन को भी हम क्या कर सकते हैं, चेक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला होता है बच्चों पीएलसी निवारण। पीएलसी मतलब होता है जैसे प्रोग्रामेबल कंट्रोल, जैसे जो विद्युत अंगों को फॉल्ट को क्या करता है बच्चों, बताता है और उसी के अनुसार हम क्या करते हैं बच्चों, निवारण कर लेते हैं। तो बच्चों ये अभी तक हमने आपको ये सब बताया। अब सीएनसी मशीन में कौन कौन सी समस्या आएगी, उसका कारण क्या होगा और उसका निवारण, यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। बच्चों ये जो चैप्टर है हमारा बहुत छोटा है, इसलिए ये चैप्टर आज हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। बात करें बच्चों कि अगर हमारा एक्सिस के जैसे हमारे पास कोई अक्ष परिता में विफलता आ रही है, तो इसके कारण की समस्या क्या होगी। जैसे एक्सिस की कोई अगर फॉल्ट है ट्रांसवर्स मोशन में, तो इसमें हमारे पास समस्या ये आएगी बच्चों, किसी निश्चित स्थिति पर अपने अक्ष पर घूमने में विफल हो जाएगी। मतलब अगर किसी भी स्थिति में वो अपने अक्ष पर क्या होगी बच्चों, घूम नहीं पाएगी। इस समस्या का कारण क्या होता है बच्चों, जो हम टैकोमीटर, जो हम इलेक्ट्रिक मोटर, इन सब का यूज कर रहे हैं, गड़बड़ी होने के कारण ये सब समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं को दूर कैसे कर सकते हैं बच्चों, जो सिग्नल केबल है उसको क्या करें, चेंज कर दें, जिससे हमारा नए सिग्नल से क्या हो, टूल आसानी से रोटेट कर सके। अब हम बात करें बच्चों जैसे मैकेनिकल फेल्योर की हम बात करें। मैकेनिकल में जैसे बात करें अगर हम कि जो फीड एक्सिस है, फीड एक्सिस अगर हमारे पास समस्या है तो इससे वाई अक्ष के समान असामान्य गति हो जाएगी, ठीक है। और कारण इसका क्या है बच्चों कि मैकेनिकल जो है ट्रांसमिशन ना हो पाना इसकी समस्या है। और इसका निवारण क्या है कि बियरिंग का उपयोग करके हम इस समस्या को क्या कर सकते हैं बच्चों, हटा सकते हैं। अब हम बात करें मशीन अगर हमारी ओवरलोड हो जाए, ओवरलोड हो जाएगी तो फायर अलार्म जो है, फायर अलार्म की हमें क्या हो सकती है, इस समस्या को हम क्या करते हैं, फायर अलार्म की सहायता से इस समस्या को दूर कर सकते हैं। और इसमें क्या है बच्चों, जब मशीन के जो जेड एक्सिस है उस पर करंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। और इसमें क्या होगा बच्चों, हम इसको दूर कैसे करें, तो हमें गाइड वे का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इसे कम कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करें वाइब्रेशन अगर हमारे पास आ जाए, वाइब्रेशन में अगर कंपन होने लगे तो कंपन को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इनकोडर वगैरह का उपयोग कर सकते हैं। ड्राइव में अगर फेल्योर आ जाए तो ये क्या हो, इसके कारण मशीन क्या हो जाएगी बच्चों, सेल्फ में स्टार्ट हो जाएगी और सर्वो मोटर खराब हो जाएगा इसके कारण, ठीक है। और फ्यूज को हमें बदलना होगा। तो इस प्रकार बच्चों देखो, बाकी जैसे लुब्रिकेशन ऑयल की समस्या दी हुई है, ठीक है, जो हमारे पास पार्ट दिए हैं इनकी समस्या है, टूल की ग्रिटिंग की समस्या है और उसके साथ साथ निवारण इनका दिया हुआ है। तो इस प्रकार जो है किसी सीएनसी मशीन में क्या समस्या आ सकती है, उसका कारण क्या है, उसकी समस्या क्या है और इसको कैसे दूर किया जाएगा, इसके बारे में ये बताया है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने आपको सीएनसी मशीन के इस चैप्टर नंबर, बात करें बच्चों सीएनसी मशीन के चैप्टर नंबर बुक के हिसाब से तो 5 है, वैसे 6 को हमने क्या किया है बच्चों, कंप्लीट कर दिया है। आशा करते हैं कि आपको चैप्टर 6 तक की सारी पीडीएफ अवेलेबल हो गई हैं। अगर कोई भी चैप्टर अवेलेबल नहीं है तो आप हमें मेंशन कर सकते हैं कि सर इस चैप्टर की पीडीएफ नहीं है, आपको जल्द से जल्द पीडीएफ पहुंचा दी जाएगी। बच्चों अगर हम बात करें कि अब हमारे पास लास्ट चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 बच्चों हम क्या करेंगे, 1-2 दिन में इसको चैप्टर नंबर 7 पढ़ लेंगे। उसके बाद 1 जुलाई से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर चैप्टर से क्या हो सकता है उसको पढ़ना शुरू करेंगे। आप सारी पीडीएफ को पढ़ते रहिए क्योंकि आपके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो इसी पीडीएफ से बनेंगे। तो बच्चों आज की क्लास के लिए स्टूडेंट थैंक यू।